हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 21 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं हमारी इस क्लास से। तो देखिए, आज की जो ये क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है और इस क्लास में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साथ ही साथ जीके जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी कि जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो भी आपके इसी क्लास से ही कवर होते रहेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें और आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं। तो आप सभी लोगों को डेली बेसिस पर इस तरह के ही क्लास प्रोवाइड की जाएगी स्टडी विद एम के द्वारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को इस क्लास को फॉलो करना है एंड शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती है। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किस राज्य की पुलिस को, तमिलनाडु राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु पुलिस की सराहनीय सेवा और उपलब्धियों के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें राष्ट्रपति निशानियां प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया है। देखिए, प्रेसिडेंट कलर जो है ये देश के लिए कम से कम 25 वर्षों की असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य या फिर राज्य पुलिस को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और यह सम्मान बहादुरी, साहस, प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता, अखंडता और मानवता की सेवा की भावना को दर्शाता है। तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस को, तमिलनाडु राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम करने के लिए फिर से ऑपरेशन मुक्ति अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य ने इस अभियान को फिर से शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम करने, शिक्षा न दिए जाने के संबंध में जनता को जागरूक करने, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को शिक्षा हेतु प्रेरित करने व उनके पुनर्वास हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उत्तराखंड की जो पुलिस है, तो उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देशानुसार समस्त जनपदों में 1 अगस्त 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक 2 माह के लिए ऑपरेशन मुक्ति जो अभियान है ये चलाया जा रहा है। और इस अभियान की थीम क्या है ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इस अभियान की थीम भिक्षा नहीं शिक्षा दे व सपोर्ट टू एजुकेट अ चाइल्ड है। तो ये ध्यान रखें। और देखिए, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बच्चों को भिक्षावृत्ति के मार्ग से हटाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में
इस अभियान की शुरुआत की थी? किस अभियान की? ऑपरेशन मुक्ति अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में हुई थी, ये ध्यान रखें। और किसने इसकी शुरुआत की थी? उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वर्ष 2022 में डिफेंस एक्सपो का 12वां जो संस्करण है वो गुजरात राज्य में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, गुजरात के गांधी नगर में आयोजित होगा डिफेंस एक्सपो का कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण। और यह आयोजन 18 अक्टूबर और आपके 22 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। और इस संस्करण का विषय क्या है? इस संस्करण का विषय है पथ टू प्राइड। तो ये ध्यान रखेंगे, पथ टू प्राइड इस संस्करण का विषय है। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा? पथ टू प्राइड। ये ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है आपका, पंवार राजाओं के समय कौन सा काव्य रचा गया? देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, पंवार राजाओं के समय की अगर हम बात करें तो कौन सा काव्य रचा गया था? गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानोदय काव्य, सभी रचे गए थे। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, पंवार राजाओं के काल की अगर हम बात करें तो पंवार राजाओं के काल में गढ़ राजवंश, सुदर्शनोदय काव्य और मानोदय आदि अनेक काव्य रचे गए थे। और इनमें सबसे प्राचीन काव्य की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन जो काव्य है इनमें से कौन सा है? मानोदय काव्य है। और मानोदय काव्य की रचना किसने की थी पूछ लिया जाए तो कवि भरत जो थे, कवि भरत ने किस काव्य की? मानोदय काव्य की रचना की। और किस भाषा में इस काव्य की रचना हुई थी ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो ध्यान रखें, संस्कृत भाषा में इस काव्य की रचना की गई थी। मानोदय काव्य की रचना पंवार शासक मान शाह के शासनकाल में हुई थी। ये भी आपका नोट करने वाला पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मानोदय जो काव्य है इसकी रचना किस पंवार शासक के काल में हुई थी पूछा जा सकता है। तो किसके शासनकाल में? मान शाह के शासनकाल में मानोदय काव्य की रचना हुई थी। और इस काव्य में मान शाह को सूर्य के समान तेजस्वी व राजा बलि के समान दानवान बताया गया है। बात करें गढ़ राजवंश की, तो गढ़ राजवंश जो काव्य है इसके रचनाकार कौन है? मौला राम है। मौला राम गढ़ राजवंश जो काव्य है इसके रचनाकार हैं। और गढ़ राजवंश जो है मौला राम की किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है? ब्रिज भाषा की। तो ये ध्यान रखेंगे, गढ़ राजवंश ब्रिज भाषा की श्रेष्ठ रचना है और इसके रचनाकार है मौला राम। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति तथा भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू हुई। तो देखिए, कुमाऊं में ग्राम प्रधान की जो नियुक्ति है और साथ ही साथ भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू हुई थी चंदों के समय। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, चंद शासन काल में प्रधान जो होता था वो हर गांव में होता था और वह माल गुजारी वसूल करता था। माल गुजारी कौन वसूल करता था? चंदों के समय प्रधान करता था। और प्रधान का जो पद था वो वंशानुगत होता था। यानी कि कोई इंसान प्रधान के पद पर है और उसके बाद उसके पुत्र जो है वो बना रहता था, तो वंशानुगत ये होता था। और प्रधान के नीचे जो होता था वो कौन होता था? वो होता था कोटल। प्रधान के नीचे कोटल होता था जो प्रधान के लेखक का काम करता था। तो आपसे पूछा जाए कि चंद शासन काल में प्रधान का जो लेखक का काम कौन करता था? प्रधान के लेखक का काम कौन करता था पूछ लिया जाए तो कोटल। ध्यान रखिए। और चंद शासन काल में भूमि की माप की इकाई नाली, जूला, अधाली व मसा इसके अलावा आदि थी। तो इनको ध्यान रखेंगे। और चंदों का जो राज्य था वो कितने मंडलों में बटा हुआ था? चंदों का
राज्य जो है ये 2 मंडलों में बटा हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कौन-कौन से ये मंडल थे? एक मंडल था आपका, पहला जो मंडल था वो कौन-सा था? सामंतों के अधीन हुआ करता था। सामंतों के अधीन हुआ करता था पहला मंडल। चंदों का जो राज्य था वो 2 मंडलों में बटा हुआ था, 2 मंडलों में इसको विभक्त किया गया था। पहला जो मंडल था वो सामंतों के अधीन हुआ करता था और दूसरा राजा द्वारा शासित था। दूसरा मंडल राजा द्वारा शासित था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, चंडी देवी मंदिर जो है ये आपके कहाँ पर? हरिद्वार में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण करवाया था सुचेत सिंह ने। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चंडी देवी मंदिर शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर स्थित है। शिवालिक श्रेणी के किस शिखर पर? नील शिखर पर यह मंदिर स्थित है और इस मंदिर को वर्ष 1929 ईस्वी में सुचेत सिंह ने बनाया था। और चंडी देवी मंदिर में 1997 ईस्वी में रोप वे का निर्माण किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि चंडी देवी मंदिर में रोप वे का निर्माण कब किया गया, तो 1997 याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, अक्सर पूछ लिया जाता है आयोग के द्वारा। स्थानीय नाम या फिर आधिकारिक जो नाम होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौल पदम। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए, ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? सोसूरिया अवलेटा। सोसूरिया अवलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और स्थानीय नाम पूछ लिया जाए तो कौल पदम इसका स्थानीय नाम है। दोनों तरीके के नाम आपको याद रखने हैं, वैज्ञानिक नाम और स्थानीय नाम। और ब्रह्म कमल की विश्व में प्रजातियों की अगर हम बात करें तो कितनी प्रजातियां? 210 प्रजातियां विश्व में इसकी पाई जाती हैं। जबकि राज्य में पूछ लिया जाए कि राज्य में ब्रह्म कमल की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 24 प्रजातियां इसकी राज्य में पाई जाती है। और ब्रह्म कमल फूल के खिलने का समय कब होता है? जुलाई से लेकर सितंबर के बीच इसके फूलों के खिलने का समय होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अन्नपूर्णा मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए, अन्नपूर्णा मंदिर जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अन्नपूर्णा मंदिर जो है ये उत्तरकाशी के भैरव चौक गली में, भैरव चौक गली में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तरकाशी में कहाँ पर? भैरव चौक गली में यह मंदिर स्थित है। और प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, ये भी आपके उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। विश्वनाथ मंदिर आप सभी ने पढ़ा होगा। और विश्वनाथ मंदिर जो है ये किस शैली में बनाया गया है? कत्यूरी शैली में इसको बनाया गया है। और इस मंदिर से त्रिशूल लेख जो है ये प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अजय पाल से संधि करने वाला चंद शासक कौन था? देखिए, अजय पाल से संधि करने वाला जो चंद शासक था वो कौन था? कीर्ति चंद। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कीर्ति चंद जो था ये अजय पाल से संधि करने वाला शासक था। देखिए, कीर्ति चंद की अगर हम बात करें तो ये कब गद्दी पर बैठा? 1488 ईस्वी में कीर्ति चंद गद्दी पर बैठा। कुमाऊं के राजा कीर्ति चंद ने अजय पाल को किस युद्ध में हराया था? बधानगढ़ के युद्ध में। ये ध्यान रखेंगे, किस युद्ध में? बधानगढ़ के युद्ध में हराया था कीर्ति चंद ने अजय पाल को। और कीर्ति चंद ने राज्य विस्तार में 12 मंडल और बिसौद आदि को अपने राज्य में मिलाया था। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, उत्तराखंड में मीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है? देखिए, उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो मीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वारा हाट को। द्वारा हाट को मीठी मूलियों का शहर कहा जाता है। देखिए, द्वारा हाट का पुराना नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लखनपुर याद रखें। लखनपुर इसका
पुराना नाम था और द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? द्वाराहाट को कहा जाता है। और हिमालय की द्वारिका भी द्वाराहाट को ही कहा जाता है। और देखिए कत्यूरी राजाओं ने यहाँ 30 मंदिरों के समूह का निर्माण कराया था और द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं। कौन कौन से? एक तो है कचहरी, दूसरा है मानिया, पहला है कचहरी, दूसरा है मानिया और तीसरा है रत्न देव। तो 3 तरीके के यहाँ पे मंदिर हैं द्वाराहाट में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कत्यूरी राजा जो थे, इन्होंने यहाँ पर 3 मंदिरों के समूह का 30 मंदिरों के समूह का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए आज की जो ये क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है। आप सभी को करंट अफेयर्स की क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे उत्तराखंड के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए गए हैं और आपको यहाँ पे जीके जीएस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका सीरीज़ बन जाती है आज की। एंड तक इस सीरीज़ में आप सभी लोग बने रहें। आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो देखिए भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पीएन राव को जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो अपंग महिला है ये है अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अरुणिमा सिन्हा भारत के राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। और देखिए 12 अप्रैल 2011 को 12 अप्रैल 2011 को लखनऊ से देहरादून जाते समय उनके बैग और सोने की चेन खींचने के प्रयास में कुछ जो अपराधी थे, तो कुछ अपराधियों ने बरेली के निकट पद्मवती जो एक्सप्रेस है, तो इस एक्सप्रेस से अरुणिमा को क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया था, जिसके कारण वह अपना एक पैर गंवा बैठी थी। तो अपना पैर गंवाने के बावजूद अरुणिमा ने 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली ये पहली विकलांग भारतीय महिला होने का इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो कब इन्होंने एवरेस्ट का फतह किया था? 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर एक नया इतिहास इन्होंने रचा है और इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक अपंग महिला होते हुए ये माउंट एवरेस्ट फतह कर सकती है, तो आप सभी लोगों के तो हाथ पांव सलामत है ना। तो आप सभी लोग स्टडी करके अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग क्लासेस फॉलो कीजिएगा। आप सभी लोगों को स्टडी विद एम के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको दी जा रही है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर हम बात करें तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक जागरूकता दिवस है जो हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन साथ ही अन्य संबंधित संगठनों के प्रायोजन के तहत मनाया जाता है। और वर्ष 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की और सभा ने प्रत्येक 7 अप्रैल 1950 से, कब से? 7 अप्रैल 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस
के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अगला देखेंगे, विश्व किस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा? ये संविधान संशोधन है आपका 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। देखिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का इसे परिचय पत्र कहा जाता है। और वर्ष 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, और जिसमें 3 नए शब्द कौन कौन से? एक तो आपका समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा आपका अखंडता। तो 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। और प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसको कब शुरू किया गया? देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है इसको शुरू किया गया था मई 2016 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई। और एक योजना है जो आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। तो इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को एलपीजी, मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री जो एक उज्ज्वला योजना है ये भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई। और इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को क्या किया जाता है? मुफ्त एलपीजी यानी कि मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन जो है ये दिए जाते हैं। तो काफ़ी भारत की काफ़ी महिलाओं को, कई परिवारों को ये कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध कैची धाम किस जनपद में स्थित है? देखिए कैची धाम की अगर हम बात करें तो ये किस जनपद में? ये स्थित है आपके नैनीताल जनपद में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैची धाम में नीम करौली बाबा का मंदिर है और इस धाम में 15 जून को विशाल भंडारा लगता है। और देखिए नीम करौली बाबा कैची धाम में कब आए थे? वर्ष 1962 ईस्वी में ये कैची धाम आए थे। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम पूछ लिया जाए आपसे तो ध्यान रखेंगे लक्ष्मी नारायण इनका वास्तविक नाम था। लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका वास्तविक नाम था। और ये आगरा के फिरोजाबाद से नैनीताल आए थे। आगरा के फिरोजाबाद से आए हुए थे ये नैनीताल। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए, निम्न में से बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर जो है ये किस पर्वत पर? नर नारायण पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बद्रीनाथ मंदिर जो है ये समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस मंदिर के पास नर नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियां हैं। और सतयुग में बद्रीनाथ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मुक्ति प्रदा कहा जाता था बद्रीनाथ क्षेत्र को सतयुग में। और पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रिकाश्रम व विशाला कहा गया है। तो कहीं कहीं पे अन्य नामों से भी इसका उल्लेख मिलता है। अन्य नामों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आयु के द्वारा। तो अन्य नाम भी ध्यान रखेंगे, योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रिकाश्रम और विशाला, ये सभी किसके नाम है? बद्रीनाथ के नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का कौन सा स्थल हरित क्रांति की जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है? जिन लोगों ने अभी भी इस क्लास को शेयर नहीं किया है जल्दी से आप सभी लोग मिलकर शेयर कर दीजिए और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को फॉलो करें
और देखिए आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास प्रोवाइड की जा रही है स्टडी विद एम के द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप सभी लोगों को डेली इसी तरीके की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप सभी को सुबह की जो क्लास प्रोवाइड कराई गई थी उसमें कुछ लोगों को डाउट हो रहा था, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था, उनका डाउट भी इस क्लास के एंड में क्लियर करा दूंगी मैं। तो आप सभी लोग एंड तक फॉलो ज़रूर करें इस क्लास को, और कुछ नई नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी, तो एंड तक बने रहें। तो देखिए उत्तराखंड का कौन सा स्थल है जो कि हरित क्रांति की जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है? ये स्थल है आपका पंतनगर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर जो है इस नगर का नाम पड़ा। किसका नाम? पंतनगर का नाम। और यह नगर उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। तो किस जनपद में स्थित है पूछ लिया जाए, उधम सिंह नगर, याद रखें उधम सिंह नगर जनपद में यह स्थल स्थित है। वर्ष 1960 ईस्वी में नेहरू जी ने पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और कब की, दोनों चीजें पूछ ली जाएं तो ध्यान में रखें। और वर्ष 1972 ईस्वी की अगर हम बात करें तो वर्ष 1972 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। और देश में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है ये किसे जाता है? पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। इसलिए पंतनगर को हरित क्रांति की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हरित क्रांति की जन्मस्थली के नाम से पंतनगर फेमस है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का दूध का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिए उत्तराखंड का दूध का कटोरा कहा जाता है किसको? दूधा तोली को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड का पामीर दूधा तोली श्रृंखला को कहा जाता है उत्तराखंड का दूध का कटोरा। साथ ही साथ उत्तराखंड का पामीर भी इसको कहा जाता है, जो कि किस जनपदों में स्थित है? देखिए पौड़ी में, इसके अलावा चमोली में और अल्मोड़ा में। पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा जिले में फैली हुई है दूधातोली श्रृंखला। और दूधातोली श्रृंखला जो है ये 5 नदियों का उद्गम स्थल है, यानी कि यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी ये 5 नदियाँ हैं? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कई बार मैं बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी ये नदियाँ निकलती हैं दूधातोली श्रृंखला से। जो लोग डेली बेसिस पे क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो उनको आ रहा होगा। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है आपका, स्थानीय भाषा में निम्न में से किस ऋतु को बशक्याल कहा जाता है? तो देखिए बशक्याल जो है ये किस ऋतु को कहा जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु को। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बशक्याल कहा जाता है। और बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? रूरी कहा जाता है। देखिए रूरी कहा जाता है, रूरी स्थानीय नाम है किस ऋतु का? ग्रीष्म ऋतु का। शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? ह्युंद कहा जाता है। ह्युंद इसका स्थानीय नाम है। और बसंत ऋतु को क्या कहा जाता है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर नहीं आता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जो राइट आंसर है वो बता दिया जाएगा कमेंट के माध्यम से। और देखिए सुबह की जो क्लास चली थी तो किसी को डाउट हो रहा था, हमारे जो व्यूअर हैं उनको डाउट हो रहा था कि उत्तराखंड, एक क्वेश्चन था उत्तराखंड उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं उत्तराखंड जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। देहरादून ही आपको बताया था, बिल्कुल सही आंसर था, तो ये ध्यान रखेंगे। और बात करें उत्तराखंड, आपने बोला था रामनगर में तो नहीं है, तो रामनगर की अगर बात करें तो रामनगर में क्या है? उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का मुख्यालय है। तो ये ध्यान रखेंगे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद जो है इसका गठन कहाँ पर? रामनगर में किया गया है। रामनगर में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद या उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन काउंसिल का गठन किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। और राज्य में विद्यालय शिक्षा संबंधी अनुसंधान, इसके अलावा मूल्यांकन एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जनवरी 2002 में नरेंद्र नगर टिहरी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई, तो कहाँ पर? नरेंद्र नगर टिहरी, याद रखेंगे। तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर स्थित है? तो नरेंद्र नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उच्च शिक्षा के प्रशासन के लिए हल्द्वानी में उच्च शिक्षा निदेशालय यानी
डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की गई है। अगर आपसे उच्च शिक्षा निदेशालय पूछा जाए तो आपको हल्द्वानी राइट आंसर लगाना है। और प्राविधिक शिक्षा के लिए श्रीनगर में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की भी स्थापना की गई है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ पर की गई है? श्रीनगर में की गई है। और इस निदेशालय के अधीन रुड़की में, इस निदेशालय के ही अधीन रुड़की में उत्तराखंड प्राविधिक एवं परीक्षा परिषद की स्थापना की गई है, यानी कि उत्तराखंड टेक्निकल एंड एग्जामिनेशन काउंसिल की जो स्थापना है वो कहाँ पर, रुड़की में की गई है। और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है ये कहाँ पर स्थित है? आपका देहरादून में स्थित है। तो कई चीज़ें आपको बता दी मैंने। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद है रामनगर में। सभी क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप कंफ्यूज ना करें इन क्वेश्चंस में। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और डेली बेसिस पे इनको रिवाइज करते रहें तो आप सभी को याद रहेंगे। तो आई होप आप सभी को सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है वो देहरादून में ही है। आपका सुबह जो बताया हुआ था बिल्कुल सही था। आपने बोला था कि जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आप क्लियर कर दें, तो आपको क्लियर करा दिया गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक क्वेश्चन और था, एक व्यूअर और पूछ रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका डी होना चाहिए। तो आपको बता दूं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था उसका ए मैंने बताया था, तो ए जो है बिल्कुल सही था, वो भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।